अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और रवा हफ्ते का पहला दिन है। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से कि इस पूरे हफ्ते का मौसम कैसा रहेगा। उम्मीद तो यही की जा रही थी कि मौसम कदरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा, जिसके कुछ इम्कानात भी नज़र आए थे, लेकिन अभी महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर रहने वाले वासी जो हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मौसम अभी भी गर्म रहेगा, मरतूब रहेगा और जो मौसम की सख्ती है अभी हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि गर्मी अभी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम बालाई इलाकों का रुख करते हैं तो वहाँ पर अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं। वो ये हैं कि तेज़ हवाएं वहाँ पर चलेंगी, बादल खूब गरजेंगे, खूब बरसेंगे और फिर हम देख रहे हैं कि 6 से 9 सितंबर तक जो बारिशों का सिलसिला है वो एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। वक्फे से बारिशें होती रही हैं। इस्लामाबाद की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के जो शहरी हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि बारिशें होनी हैं। वो पकौड़ों पर और समोसों पर अपना हाथ साफ करने की तैयारियां शुरू कर दें। लेकिन ये हम हर दफ़ा ही बताते आए हैं कि जब भी मौसम तब्दील होता है तो हम सबको ही बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई इलाकों में ये भी कहा जा रहा है कि आंधी भी चल सकती है, उसके इम्कान भी मौजूद हैं। इसीलिए बालाई इलाकों के जो शहरी हैं उन्हें आंधी में जो गैर ज़रूरी सफ़र है उससे इज्तनाब की अपील भी की जा रही है, ताकि किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचा जा सके। आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन एक और मैं चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा मैच के हवाले से। पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जो मैच हुआ, हमने देखा अनफॉर्चुनेटली वेदर की वजह से, उसको हम BCCI की हठधर्मी कह लें कि जानबूझकर इस तरह का वेन्यू सेलेक्ट किया गया है जहाँ पर एशिया कप हमें थोड़ा सा ख़राब होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पूरा हफ्ते के दिन पहले बैटिंग साइड तो इंडिया की हमने देख ली, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई तो फिर बारिश की वजह से मैच ख़राब हो गया था। आगे प्रोग्राम में चलकर इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। ईवान सदर में अहम मुलाकातें, 72 घंटे अहम करार। शदीद तनकीद, चेयरमैन PTI का बरतानवी वकील कौन था। 8000 महाना से लाखों कमाने का सफर, मगर कैसे। फखर पाकिस्तान, स्टार एथलीट अरशद नदीम भी होंगे न्यू पाकिस्तान का हिस्सा। और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी बहरान से मुताल्लिक, जहां हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा मामला है वो आम इंतखाबात का है। इंतखाबात की तारीख देना किसका काम है, ये मामला अब मुस्तकबिल में ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन के हाथ से निकलकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इन्हीं हालात में ऐवान सदर में कुछ मुलाकातों की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है, लेकिन इन मुलाकातों के हवाले से कोई भी बाकायदा खबर मौजूद नहीं है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो सदर मुमलिकत हैं वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। सदर ने इस सिलसिले में हमने देखा पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था। इलेक्शन कमिश्नर ने ऐवान सदर आने और मुशावरत करने से ही इनकार कर दिया था और साथ इलेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। वजारत कानून ने सदर के राय तलब करने पर भी सदर साहब को यही जवाब दिया था। और अब कुछ लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सदर आइन के आर्टिकल 58 के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हर किसी की तरफ से ही इस बात का इंतजार किया जा रहा है। तमाम जमातें इस मुतालबे पर हमें खड़ी दिखाई दे रही हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि जो मुल्क की मईशत है वो ख़राब होती जा रही है। उधर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 9 मई के वाक़यात को बगावत और खाना जंगी की कोशिश करार दिया है और वो ये कह रहे हैं कि इन वाक़यात का हदफ मौजूदा आर्मी चीफ और उनकी टीम थे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि हुकूमत का मुल्क से कंट्रोल ख़त्म हो गया है, मईशत के तमाम ब्रेक फेल हो चुके हैं, महंगाई अपने पीक पर पहुँच चुकी है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सहूनी और दीगर बैनुल-अक़वामी जो लॉबीज़ हैं वो चेयरमैन PTI को सपोर्ट कर रही हैं। साथ ये भी कह रहे हैं कि जिसने एक मलून का केस लड़ा उसे वकील रखा गया। तो ये सवालात हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उठ रहे हैं। जेफरी रॉबर्टसन को क्यों हायर किया गया, उनकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जानती थी, PTI इस तरह की गलतियाँ क्यों कर रही है, बार बार इस तरह की गलतियाँ क्यों दोहरा रही है। तो ख्वाजा आसिफ ने सवाल किया है कि जेफरी रॉबर्टसन को क्या चेयरमैन PTI अपनी जेब से फीस अदा करेंगे। उधर साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि चेयरमैन PTI को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने जेफरी रॉबर्टसन की खदमात को ख़त्म करने का फैसला भी कर दिया है, जब हमने देखा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर उन पर तनकीद की गई।
इस हवाले से हम मजीद भी डिस्कस करेंगे। ऐवान सदर में हम देख रहे हैं कि जो मुलाकातें हो रही हैं उस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ जवाब दे दिया सदर मुमलिकत को कि इस मामले पर मुशावरत उनसे नहीं की जाएगी, जो इलेक्शन की तारीख है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही दी जाएगी। फिर ऐवान सदर में हमने देखा कि हलचल मची और वजारत कानून से इस हवाले से राय मांगी गई और उस राय में भी यही बताया गया कि इस तमाम सूरत हाल में सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही डेट अनाउंस कर सकता है। ऐवान सदर में जो मुलाकातें हुई हैं उस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। वहाँ पर क्या सिर्फ आम इंतखाबात का मामला था, और ये भी कहा जा रहा है कि ये अगर मामला उलझ जाता है तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएगा, जहाँ पहले ही बहुत सारी अपीलें लगी हुई हैं। बार बार रद्दिया पर तनकीद की जाती है, चीफ जस्टिस साहब पर तनकीद की जाती है, उमर अता बंदियाल साहब पर, कि वो फिर जो फैसले करते हैं, दूसरी जो जमातें हैं वो उन फैसलों को मानती हमें नहीं दिखाई देती। इस हवाले से हम बात करते हैं, शौकत पराचा साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उनसे इस हवाले से तजिया भी लेंगे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेफरी रॉबर्टसन को हायर किया गया है कि बैनुल-अक़वामी जगह पर वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है उनका केस लड़ेंगे, तो ये सवाल भी उठाया गया, क्या इमरान खान को पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है उस पर एतबार नहीं है, जो हमारे इदारे मौजूद हैं उस पर एतबार नहीं है। हता कि हम देखते हैं कि तोशा खाना में जिस तरह से PTI चेयरमैन को रिलीफ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस पर बात की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आया, फिर मरीम नवाज की जानिब से, नवाज शरीफ की जानिब से, अता तारड़ की जानिब से शदीद तनकीद की गई चीफ जस्टिस पर भी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं उन्हें एक लाडले की तरह डील कर रहे हैं और उन्हें फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अटक जेल में मौजूद हैं इस वक्त, और कहा यही जा रहा है सहूलियात के हवाले से जब बात की गई थी तो उनको वहाँ पर मुकम्मल सहूलियात भी फराहम की गई हैं। बार बार जब हमने देखा सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई थी कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्हें जेल में उन्हें सहूलियात मिलनी चाहिए, तो इस हवाले से आगे चलकर भी बात करेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान से, जहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो बड़े डिसपॉइंटिंग हमें दिखाई दे रहे हैं। इंडियन फैंस की भी अगर हम बात करें, बड़ा अच्छा मार्का हो रहा था। पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, जो पाकिस्तानी पेसर अटैक है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ें करती हमें दिखाई दे रही है। शाहीन शाह अफरीदी के हम पहले स्पेल की बात करें, दूसरे स्पेल की बात करें, जिस तरह से विकेटें ली हैं, तीनों पेसर्स ने 10 खिलाड़ियों को आउट किया है और ज़बरदस्त किस्म का ट्रैप सेट किया। जब रोहित शर्मा को उन्होंने आउट किया, 3 आउटस्विंग बॉल्स की उन्होंने, और उसके बाद एक इन स्विंगर करके उन्होंने रोहित शर्मा को जिस तरह से क्लीन बोल्ड किया, विराट कोहली को जिस तरह से आउट किया, पाकिस्तान की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही बॉलिंग के हमने देखा कि बॉलिंग में। लेकिन जब हम फील्डिंग की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा नाकिस फील्डिंग की गई, एक्स्ट्रास बहुत ज़्यादा दी गई, 20 रन एक्स्ट्रास के तौर पर दिए गए हैं। फील्डिंग की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तानी फील्डिंग जो टीम की फील्डिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी, लेकिन इंडिया के मैच में क्या हुआ आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे। अब चलते हैं दोबारा से ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात के मामले पर। सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई है उस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आम इंतखाबात के हवाले से वहां पर डिस्कशन हुई है? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि ये मामला इलेक्शन कमीशन के दरमियान, सदर मुमलिकत के दरमियान अगर हल नहीं हो पाता तो फिर एट दी एंड तो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जहां पहले ही बहुत सारी अपीलें लगी हुई हैं। बहुत शुक्रिया। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामलात हल होना होते तो फिर बहुत सारे मामलात पहले ही हल चुके होते। फिर 14 मई का इलेक्शन भी पंजाब में हो चुका होता, केपी में भी इलेक्शन हो चुका होता। दैट मीन्स के वहां तो जो असल मसला है वहीं पड़ा है और वहीं से ही रादर शुरू हुआ। अब दूसरी बात, इस मुलाकात के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, क्योंकि ये एक नॉर्मल मुलाकात नहीं थी। जरा तो हमें यही बता रहे हैं कि इट वॉज नॉट अ नॉर्मल, इट वॉज नॉट ऑल नॉर्मल, क्योंकि ये मुलाकात हुई भी उस तनाज़े कंट्रोवर्सी जिसमें हम बहुत अरसे से हैं और जिसमें सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का ट्वीट भी आ गया था। उस ट्वीट के बाद सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। उन्होंने कहा हम तो आते ही नहीं है आपके पास, क्योंकि आपका तो अख्तियार ही नहीं है। फिर सदर साहब ने लॉ मिनिस्ट्री से ओपिनियन ली। लॉ मिनिस्ट्री ने तो वादे कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार है, लेकिन ये थर्सडे को कुछ ऐसे इंप्रेशन मिल रहे थे कि टुमारो यानी फ्राइडे, जो लास्ट फ्राइडे है, कि सदर साहब
अपनी तरफ से कोई यूनिलैटरली एक तरफा तौर पर वो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। ये मेरे पास एक अगर चूंकि कोई चीज मटेरियलाइज ना हो तो फिर तो हाइपोथेसिस कहलाती है। ये कुछ इंप्रेशन थे इधर इस्लामाबाद में, बहुत सारे लोग इस बारे से बात कर रहे थे। तो जो मुलाकात हुई वो इन जो कंट्रोवर्सीज हैं या जो झगड़ा है इसकी वजह से हुई। तो जाहिर है वो वेरिंग स्टेंसेस होंगे डेफिनेटली। अब ऑब्वियसली ना मैं मीटिंग में था ना आप थे, और जो थे वो तो खुद किसी को नहीं बताएंगे कि क्या क्या बात हुई। लेकिन जो इंप्रेशन आते हैं, फीलर्स आते हैं, उनके मुताबिक वो जो तनाज़ात बने हुए थे उन्हीं के लिए ये मीटिंग हुई। ठीक है पराचा साहब, एक चीज बस क्लियर कर दीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं कि हमने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है इस मामले पर कि सदर मुमलिकत को तो वो मिलना नहीं चाहते, इलेक्शन की डेट्स के हवाले से मुशावरत नहीं करना चाहते। एक तो बाकी तमाम जमातों को भी मिल रहे हैं, सदर साहब को भी मिल सकते थे, ऐसा कौन सा कानून आड़े आ गया? एक रस्मी मुलाकात भी कर सकते थे, जवाब देने से शायद बेहतर होता। अमरीकी सफीर से मिल सकते हैं इस मामले पर, सदर मुमलिकत से क्यों नहीं? इस पर तनकीद बहुत हो रही है, इस पॉइंट को जरा क्लियर कीजिएगा। अच्छी बात है, आपने ये बात रेज कर दी। सदर ममलिकत से मुलाकात करना और अमरीकी सफीर से मुलाकात करना, दे आर नॉट टू पैरेलल्स। सदर ममलिकत ने तो खत लिखा कि आए हम तारीख फिक्स करते हैं जी। इमेजिन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां से हो आते, सदर ममलिकत अपना ऐलान करते, प्रेस रिलीज देते, जो भी मीटिंग्स की प्रोसीडिंग थी वो बात करते, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी तरफ से कुछ रिलीज कर रहे होते। क्या वो हामनी होती? क्या वो हमारी तरफ से एक अच्छा मैसेज होता? अमरीकी सफीर की मुलाकात किसी भी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। जो प्रेस रिलीज आई थी, जो स्टेटमेंट आई थी, उसके मुताबिक तो अमरीकी सफीर ने जो वजीर आज़म से बात की, जो उन्होंने बात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और फिर जो ब्लिंकन ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने वजीर आज़म को ट्वीट किया, या उनकी फिर निगरान वजीर खारजा जलीलाबाद जिलानी से बात हुई, उस बात का एक ही सेंटेंस है कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हम पाकिस्तान में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं। हाँ, हम इस सिलसिले में कुछ तामन कर सकते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द रेलेवेंट लॉज फॉर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो मुलाकात की अमेरिकन एम्बेसडर से, दैट हैज नो पैरेलल विद द प्रेसिडेंट प्रपोजल ऑफ। ठीक है पराचा साहब, 2 दिन से हम देख रहे हैं जेफरी रॉबर्टसन का मामला जब सोशल मीडिया पर या मीडिया पर मंजर आम पर आया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें मतलब खिदमात को ख़त्म करने का फैसला भी कर लिया उनकी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलमी अदालत में किस बुनियाद पर जाना चाहती है? इस बैनुल अक़वामी लॉबिंग का मकसद आप क्या समझ रहे हैं कि जो आलमी अदालत है वहाँ पर क्या रियासत को मुजरिम की हैसियत से खड़ा करेंगे? वहाँ से किस तरह से इंसाफ लेंगे? अपने निज़ाम अदल पर क्या अब इन्हें यकीन नहीं रहा, जिस तरह से इन्हें फैसिलिटेट किया जाता रहा, जिस तरह से इन्हें ईजी किया जाता रहा? वैसे इस मुल्क में जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी दी गई। खुद अदालत में जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे मेरे मुल्क पर हर्फ आए। वो उस वक्त न्यूक्लियर एसेट्स की बात हो रही थी, अभी तो पाकिस्तान ने बनाए भी नहीं थे। फिर बेनजीर भुट्टो की हुकूमत 2 दफा गई, उसके बाद मियां नवाज शरीफ की हुकूमत 3 दफा गई, कोई नहीं गया आलमी अदालत बराए इंसाफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और सबको पता था ये जो 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की तीसरी हुकूमत गई, उस वक्त वो एक क्लियर कू हुआ था, लेकिन कोई नहीं गया आलमी अदालत में। काश के पीटीआई वाले 2016-2017 को, या जिस रात आरटीएस फेल हुआ था, उस रात भी आलमी अदालत बराए इंसाफ में चले जाते कि हमें जितवाया जा रहा है, हमारी हुकूमत बनवाई जा रही है। ये इंतहाई किस्म का मुल्क के खिलाफ एक एक्ट है। अपने इदारों के खिलाफ, अपनी अदालतों के खिलाफ, अपने ही जो दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं, मसलन ऑब्वियसली उसमें फिर इलेक्शन कमीशन की बात होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट की बात होगी, फिर हाई कोर्ट्स की बात होगी, फिर दीगर इदारों जिनके बारे में खुद पीटीआई के चेयरमैन तकरीरों में कहा करते थे जिन पर 9 मई को, ये एक अजीब सी
मंतक थी, अजीब सी सोच थी। और फिर जैसे आप बात कर रहे हैं अमेरिका में मसलन कांग्रेस के पास पहुंच जाते हैं, वहां टाउन हॉल, परसों एक टाउन हॉल मीटिंग हुई थी, उसमें तो यही बातें की जा रही हैं। अब कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई कि मुल्क की इदारों को आप बैरून मुल्क इस तरह से पेश करेंगे जैसे वो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ना सड़क पे चल सकता है, ना कोई रोड पे चल सकता है, ना कोई बाइक चला सकता है। मसलन जो गिलगित बल्तिस्तान के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वह नॉर्मल लाइफ है। लोग आज भी बसें आई हैं, आज भी वहां पे वो चल रही है। लेकिन पराचा साहब फिर एक तरफ ये नैरेटिव रखा जाता है कि क्या हम आलमी ताकतों के गुलाम हैं, दूसरी जानिब उन्हीं आलमी ताकतों के पास जा रहे हैं, उन्हीं आलमी अदालत में जा रहे हैं जहां पर केस ले जाने से सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी होगी। और अभी भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ जेफरी रॉबर्टसन को हटाया गया है, केस ले जाने से इनकार नहीं किया। तो तहरीक इंसाफ को क्या लग रहा है कि जो केस है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की बुनियाद पर अदालत में लेकर जाएंगे वो? देखें, ये सिर्फ इंसानी, कौन से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां? कल अगर एसी जेल से उतारना जायज था और अमेरिका में खड़े होकर नारा मारा गया था कि मैं वापस जाते ही एयर कंडीशनर उतार दूंगा, आज तो देसी घी में ना मटन मिल रहा है, देसी घी में देसी चिकन मिल रहे हैं। वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी थी या ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है? 11 साल आसिफ जरदारी जेल में पड़े रहे। ये कभी किसी पीटीआई ने उस वक्त, ये तो कहते हैं ना 26 साल से हमने पार्टी बनाई हुई है, किसी ने कहा था, मुझे काजी हुसैन अहमद मरहूम अमीर जमात इस्लामी की वो बिल्कुल स्टेटमेंट याद है जो वो कहा करते थे जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से कि अब आसिफ जरदारी से आपने क्या निकालना है, इनको रिहा कर दें। लेकिन कभी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इनको तो अभी इनके ट्रायल होते हुए जुम्मा 4 दिन इन्होंने कहाँ जेलें देखी हैं, इन्होंने कहाँ मुकदमात का सामना किया है। ये जो टक्कर के लोग थे आधे भाग गए, वो छुपे हुए हैं, पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं, बाकी जो बच गए वो चुप हो गए या पार्टी तब्दील कर दी। और एक दो जो आप पकड़े हुए हैं वो कहते हैं हम मुल्क के खिलाफ, हम आलमी अदालत बराए इंसाफ में जाएंगे हम। ठीक है। अच्छा पराचा साहब, जिस तरह से अभी अब देख रहे हैं, जब पीडीएम की हुकूमत थी, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ थे, या अगर हम नवाज शरीफ की बात करें, ये तमाम लोग इस हवाले से तनकीद करते हमें दिखाई दिए हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो निगरान वजीर आजम हैं उन्होंने भी 9 मई के वाकयात का जो हदफ है वो आर्मी की मौजूदा क़यादत को ही कहा है। तो अभी पराचा साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? पराचा साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? जी पराचा साहब, निगरान वजीर आजम ने भी अभी 9 मई के जो वाकयात का हदफ है वो आर्मी की मौजूदा क़यादत को ही कहा है। तो आप ये समझते हैं कि पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ जो ये ट्रायल है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा? सबसे एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। और अब देखना यह है कि निगरान वजीर आजम की जानिब से भी वही बात की गई है जो कि हम देखते हैं कि पीडीएम भी दोहराती रही है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ भी इस हवाले से बात करते रहे हैं कि जो सानिया 9 मई था वो अटैक किया गया था और उसका हदफ आर्मी की जो मौजूदा क़यादत है उन्हें कहा गया था। तो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो ये ट्रायल है, क्या ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा? और जिस तरह से आलमी अदालत में अब जाने की कोशिशें की जा रही हैं, एक बैनुल अक़वामी लॉबिंग करने की कोशिश की जा रही है, आलमी अदालत में रियासत को क्या मुजरिम की हैसियत से अब ये खड़ा करना चाहते हैं? जिस तरह से हमने देखा कि मीडिया में जब तनकीद हुई है तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेफरी रॉबर्टसन को भी हटाया गया है, लेकिन अभी भी आलमी अदालत में केस ले जाने से इस बात पर इनकार नहीं किया गया। और यही कहा जा रहा है कि इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियां हैं उस बुनियाद पर आलमी अदालत में ये मुकदमा लेकर जाया जाएगा। तो कौन सी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं? जिस तरह से पराचा साहब भी कह रहे थे कि जेल में बी क्लास उन्हें मैसर है, देसी चिकन वो खा रहे हैं, मटन उन्हें खिलाया जा रहा है देसी घी में बनाकर, तमाम फैसिलिटीज़ उन्हें वहाँ पर फराम की गई हैं, उनकी जो वकला की टीम है वो बारहा मिल चुकी है और किसी की जानिब से भी ये नहीं कहा गया कि अंदर उन्हें पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। साथ ही साथ हमने देखा है कि उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, वो भी उनसे 3 बार मुलाकात कर चुकी हैं। इस हवाले से मजीद भी डिस्कस करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से, जहां पर महंगाई पर काबू पाने के हवाले से कोई भी अच्छी खबर हमें दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रही। बिजली के बिलों की अगर बात कर लेते हैं तो बिजली के बिलों ने आवाम का ज़हनी सुकून छीन लिया है। दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतों को देखें तो उस इजाफे की वजह से आवाम का जो सब्र है वो जवाब दे चुका है। दुकानदार मनमाने निर्खों पर अशिया फरोख्त कर रहे हैं। साथ ही साथ अशिया खुर्दनोश और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद अगस्त में महंगाई की शरह 27.38% तक पहुँच चुकी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ और नाजायज़ मुनाफाखोर भी सरगर्म हो चुके हैं और बेलगाम दिखाई दे रहे हैं। अवाम इस हवाले से कई रोज़ से सरापा एहतजाज हैं, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल करने में हुकूमत हमें अभी भी बेबस नज़र आती है। बहुत दिन गुजर चुके हैं, अवाम इस हवाले से एहतजाज भी कर रही है। हफ्ते को महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया गया, हड़ताल भी हुई और कराची से पेशावर तक जो कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद रहे हैं। निगरान हुकूमत बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का कह तो चुकी है, लेकिन वो वादा भी अभी तक वफा नहीं हो सका और इस सिलसिले में IMF ने भी अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी है। दूसरी जानिब ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से ही हालात ख़राब हो रहे हैं। चीनी माफिया की बात करें तो चीनी की बढ़ती कीमतें कोई रोकने वाला नहीं है। कोयटा में चीनी की कीमत 205 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है और ऐसा तारीख में पहली बार हो रहा है। पेशावर में भी 200 रुपये फ़ी किलो में चीनी फ़रोख्त की जा रही है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने चीनी बहरान का जिम्मेदार बेईमान कारोबारी अफराद को करार दिया है और जो नाकिस गवर्नमेंट्स है उसको भी करार दिया है। बेलगाम डॉलर इस वक्त इंटर बैंक में 305 से ज़ायद और ओपन मार्केट में 328 रुपये पर पहुंच चुका है। और अगर पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तानी रुपया श्रीलंका के रुपये से भी नीचे और जनूबी एशिया की बदतरीन करेंसी में बदल चुका है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। IMF से अब कहा गया है कि बिजली के बिलों पर कोई रिलीफ दिया जाए। इस हवाले से अब IMF की जानिब से सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। एक सिलसिला शुरू हो गया है जो कि वजारत तवानाई से किया जा रहा है। तो आपको लगता है कोई रिलीफ जल्द मिल सकेगा आवाम को? ये मामला इतनी जल्दी सेटल होगा? IMF इस वक्त हमारा डॉक्टर भी है, हमारा बैंकर भी है। ये दो जो लोग होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, इनकी बड़ी अहमियत होती है। अगर आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी देखें तो जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर की तशख़ीस जो है उस पर अमल करते हैं तो ठीक होते हैं। जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है या इवन डिपॉजिट देना होता है तो आप अपने बैंकर के पास जाते हैं। उसको यूज़ कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए कि पाकिस्तान के जो इस वक्त के बिल हैं उनमें एक एबरेशन आ गई है, यानी कि जुलाई अगस्त के ऐसे दो इकट्ठे बिल लगकर आ गए हैं जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। उनको बताइए कि इस वक्त जो हमारे 200 तक के यूनिट हैं उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उनको बताइए कि 300 तक के जो यूनिट हैं मे बी उस पर कोई GST की रिलीफ देने की ज़रूरत है। उनको बताइए कि इस वक्त जो पावर के बिल्स बन रहे हैं उनमें हमें कलीदी काम करने हैं और हम ये बात मानते हैं कि हमें वो काम करने हैं, जिसमें IPPs के साथ मायदे हैं, टैरिफ का रिफॉर्म है, सब्सिडी का रिफॉर्म है, डिस्कोस का रिफॉर्म है, ये हम करेंगे। अब ये सारे काम आपके करने के हैं। IMF से पहले बता दिया आपने, उन्होंने आपको कोई एक गुंजाइश दे दी, बजट में कुछ गुंजाइश होती है, लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये केयर टेकर सेटअप्स जो हैं ये बहुत काम तो नहीं कर सकते, वक्त थोड़ा होता है, पर ये एक मुख्तलिफ केयर टेकर सेटअप है, इसमें हमें ज़्यादा उम्मीद है, ये लॉन्गर टाइम के लिए है, एम्पावर्ड है, तो IMF से हम ये चीज़ें करवा लेंगे। IMF इज़ अ मैटर ऑफ गुड निगोशिएशन। याद रखिए कि वहाँ पे 8 या 10 ख़वातीन हज़रात जो आते हैं वो सारे हमारी तरह के PhD हैं, वो सारे हमारी ही यूनिवर्सिटी से हुए हैं, वो सारे हमारी जबान समझते हैं, उनको इसी जबान में डेटे के साथ समझाएंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि ये होंगी चीजें और इनमें थोड़ी सी कोई स्टैगर कर दिया ठीक है। डॉक्टर साहब आपने एग्जांपल दिया IMF को एज अ डॉक्टर, तो हम देख रहे हैं इस डॉक्टर से जो हम पाकिस्तानी मरीज हैं वो तो ठीक नहीं हो पा रहे। जो एक तहकीकी सर्वे है उसके मुताबिक जो 81 तरक्की पजीर ममालिक हैं जिन्होंने IMF से 1986 से लेकर 2016 के दौरान कर्जा लिया, वो ममालिक गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। तो हमें तो फिर हर सूरत IMF से जान छुड़ानी पड़ेगी। ये डॉक्टर हमें बड़ा महंगा पड़ रहा है। आपकी बात में वजन है। ये डॉक्टर सिर्फ आपको ICU में वो इंजेक्शन दे सकता है जिससे आप वापस ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर आ जाएं। सर्जरी पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने करनी है, सर्जरी पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स ने करनी है। आज तक आपने उनको ये सर्जरी करने की इजाज़त नहीं दी। आपको आज भी ये सोचना है कि आप कैसे वो सेक्टर्स चला सकते हैं जिनमें आपको प्रोफेशनल इनपुट की ज़रूरत है। आज अगर आप मुझे ये कहें ना कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर ठीक कर दो तो मैं आपसे माजरत कर लूँगा। अब आप कहें कि ये मैं क्यों कहूँगा? आई एम एन इकोनॉमिस्ट, आई एम ए मैक्रो इकोनॉमिस्ट। आप मुझे बजट ठीक करने को कहें,
FBR की टैक्सेशन बढ़ाने को कहें, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म करने को कहें, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बेचने को कहें, तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। ये मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूं कि दुनिया में ये एक बड़े ही अब टेक्निकल चीजें हैं जिनको हमें टेक्निकली ठीक करना है। पाकिस्तान को अपने डॉक्टर्स की सलाहियत बिल्ड करनी है, ये बिलीव करना है कि ये सारे जो एरियाज हैं ये कॉम्पिटेंस मांगते हैं ठीक होने के लिए, ये सब ठीक हो जाएंगे, इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है। आज भी मैं, चलें अभी बात कर लेते हैं, मैं एनर्जी स्पेशलिस्ट तो नहीं हूं, बट आप ये तय कीजिए ना कि आपने डिस्कोस का 520 अरब का जो नुकसान है उसमें कुछ करना है। IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये तय कीजिए कि अगर एक डिस्को बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है और एक कम कर रहा है तो उसके एक फर्क आएगा। आप हैदराबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी की कीमत एक रखे हुए हैं, नहीं रखे हुए ना, इसी तरह उनका जो बिजली का टैरिफ है वो भी एक नहीं होगा। आप ये तय कीजिए कि पाकिस्तान में जो गैस है वो आप उन कैप्टिव पावर प्लांट्स को नहीं देंगे, आप उनको देंगे जो एफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं, जो 60-65% एफिशिएंसी के हैं और 38% से विड्रॉ करेंगे। चले, मैंने 4 ही चीजें रखी हैं आपके सामने। एक और, आप IPPs जो चाइना के 2015 के बाद के हैं जी, उसमें और एस्टैब्लिशमेंट कर सकती है ये काम। आई नो कि दे हैव दी एबिलिटी, वेयर टैरिफ में थोड़ी रिलीफ मांगिए, ये आपके करने के काम है, आप कीजिए। IMF अपना साथ डॉक्टर है, वो आपको ICU से ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर ले आया है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि बेबसी है, महंगाई का अभी तो कोई फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम कुछ ऐसी चीजों की बात करें जो हमारे मुल्क के अंदरूनी मसाइल हैं, जैसे मैं चीनी का जिक्र कर रहा हूं, अभी हम देख रहे हैं कि 205 रुपए फी किलो पर उसकी प्राइस चली गई है। ये तो हमारे मुल्क के अंदर का मसला था, ये भी हम कंट्रोल नहीं कर सके। जो चीनी माफिया है, हुकूमत उसके सामने बेबस दिखाई देती है, क्योंकि इस चीनी माफिया का ताल्लुक किन लोगों से है आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये लोग हुकूमतें करते रहे हैं, हुकूमतों में मौजूद रहे हैं, शायद फिर इसीलिए इन पर हाथ डालना मुश्किल है। सारी चीनी पहले हम एक्सपोर्ट कर देते हैं कम नरखों पर और फिर हम कहते हैं कि अब दोबारा से मंगाएं, इंपोर्ट करें, अपनी आवाम को महंगी चीनी देते हैं। मुझे खुशी है कि आपने ये कहा कि इसका ताल्लुक तो हमसे है ना। देखिए ना, इस वक्त चलें, मैं आज चूंकि मैं बहुत रियर व्यू में देखता नहीं हूं तो मैं मेरा विजन जो है वो आगे का है। अगर आज आपने चीनी की कीमतों को संभालना है तो क्या करना चाहिए, चले हम इस पे बात कर लेते हैं। अगर आज आपने संभालना है तो आज ये बताइए कि 10 या 15 नवंबर तक कितना स्टॉक मौजूद है। मैंने चीनी पे चूंकि एक बहुत ही मेजर रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, इसलिए मुझे बहुत चीनी का पागल है कि क्या हो रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 15 नवंबर को नया सीजन चल जाएगा और मिल से साउथ में भी और नॉर्थ में भी नई चीनी जो है वो आने की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हुकूमत को ये चाहिए कि जो हमारी ये फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है, जिसको एक्चुअल में तो होना ही नहीं चाहिए, इसको होना चाहिए प्रोविंसेस में, क्योंकि फूड सिक्योरिटी जो है वो काम ही प्रोविंसेस का है, वो सेंटर का काम नहीं है। चले, फिर भी हम एक मिनिस्ट्री चला रहे हैं, टन चीनी मंगवा लें, हम मंगवा लेंगे तो ये जो चीनी का बढ़ना है ये रुक जाएगा। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त कम्युनिकेशन कीजिए मार्केट्स के साथ, कम्युनिकेशन लोगों के साथ, थोड़ा सा केयरटेकर्स जो हैं जब ये कम्युनिकेट करेंगे मार्केट को, तो मार्केट का जो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप अगर है, आई एम नॉट श्योर कि है भी, अगर है तो वो मीट हो जाए। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि हंगामी बुनियादों पर भी जब कुछ मामलात करने पड़ते हैं, मुंह और पानी के सामने भी बंद बांधा जाता है, आपको क्या लगता है अभी जो हालात हैं, बड़े हंगामी हालात हैं, कोई हंगामी प्लान ऐसा मौजूद है जिससे मईशत कुछ सालों में हमें बेहतर नजर आएगी? क्यों नहीं, ये प्लान तो आपने लिखना है ना। प्लान तो हम अभी आपसे डिस्कस कर सकते हैं। अब उसको अगर अमली जामा पहनाना है तो ये कोई महीनों या साल की तो बात नहीं है। हमें मालूम है कि हमने एनर्जी में क्या करना है, हमें मालूम है कि हमने पाकिस्तान के ग्रोथ मॉडल को किस तरह ठीक करना है, हमने अपनी ज़राई पैदावार कैसे ठीक करनी है, हम इन्वेस्ट बनाया है तो आगे कैसे ये काम यार, ये काम करेंगे ज्यादा डूम एंड से निकल जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो 3 साल बाद दोबारा इंटरव्यू कर लीजिएगा, यहीं खड़े होंगे जहां पे आज खड़े हैं, और इसी तरह हम कह रहे होंगे कि रुपया कमजोर हो रहा है। रुपया एक चीज नोट करता है, पाकिस्तान की पैदावारी ट्रेडिंग पार्टनर्स जो है वो आपके रुपए की कीमत है, बाकी सब स्पेकुलेशन है, उसको हमें
मतलब जरूर संभालना है, उसकी जो डिसऑर्डरली मूवमेंट है उसको देखना है, बट ये है असल काम। मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान की तशखीस कर ली है तो इसके जो फंडामेंटल काम है वो शुरू कीजिए। शॉर्ट रन में भी मैंने आपके सामने रखा है कि जो शॉर्ट रन की ये जैसे आप कहें एबरेशन आती हैं या चीजें एकदम बहुत ऊपर नीचे आपको दिखाई देती हैं, जैसे चीनी की कीमत है, जैसे एनर्जी का क्राइसिस है, इसको तो गेट टीम टुगेदर सब काम तब हो, आप यकीन रख लें। और ये भी बेशक मेरे इंटरव्यू नोट कर लीजिएगा, वी कैन टॉक बैक इन 3 years, जब तक कॉम्पिटेंट हर एरिया के नहीं लाएंगे, एनर्जी में लगाकर एनर्जी नहीं ठीक हो, इसलिए कि मैं एनर्जी स्पेशलिस्ट नहीं हूं, बट जो एनर्जी का काम जो है उन्हें लाइए कि एनर्जी ठीक करें, मेरे जैसे दोस्तों को लाइए कि बजट और एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म करें पाकिस्तान का। ये है पाकिस्तान का फ्यूचर। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी डॉलर की बात कर लेते हैं। आए रोज हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी करेंसी है डिवैल्यू होती हमें दिखाई दे रही है, और अभी तो यही कहा जा रहा है कि हम एशिया की सबसे बदतरीन करेंसी बन चुके हैं। ये हालात आपको लगता है कभी रिवर्स हो सकेंगे? इस पर क्या काम कोई किया जा रहा है या क्या करना चाहिए, किस तरह से इसको रोका जाए? आप यकीन कीजिए, मुझे बहुत ही तकलीफ भी होती है, मुझे बहुत दुख होता है मुझे कि मतलब ऐसी बातें सुनता हूं कि हमारी करेंसी विज़ रीजनल करेंसीज इतनी वीक हो रही है। हमें अपने इस वक्त जो डॉलर के इनफ्लोज हैं, डेट के भी, ये जो IMF वगैरह हैं सब, और ये जो दूसरे इनफ्लोज हैं, दूसरे कौन से इनफ्लोज हैं हमारे? दूसरे इनफ्लोज हैं हमारे जो आने हैं इन्वेस्टमेंट से, एक्सपोर्ट से, रेमिटेंस से। इस पे एक जिसे आप कहेंगे ना कि एक कॉम्पिटेंट टीम बिठा देनी चाहिए, वो डेली बैठ के शाम को ये हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देख रही हो और हर शाम ये फैसला कर रही हो कि मुझे क्या चेंजेस करने हैं ताकि मैं इस चीज को आगे लेके बढ़ूं। हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर आपके इनफ्लोज बढ़ेंगे तो डॉलर आएगा मुल्क में, सप्लाई बढ़ेगी तो ये चीज संभल जाएगी। जो हमने पैसे लेने हैं वर्ल्ड बैंक से, जो हमने कमर्शियल लोन्स लेने हैं, जो हमने बायलैटरल लोन्स लेने हैं, वो लीजिए। आई थिंक इसका एक फ्रेमवर्क ताकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन मैनेज की। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा क्या है जो हम नहीं कर रहे? अगर हम अफगानिस्तान की तरफ देखते हैं, अफगानिस्तान ऐसा क्या कर रहा है? बल्कि उन्होंने तो एक स्पेशल एडवाइजरी जारी की है अपनी आवाम के लिए कि पाकिस्तान ना जाए या पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर हालात इतने बेहतर क्यों हैं, करेंसी इतनी स्टेबल क्यों है? देखिए, इसलिए कि ये भी बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो हमारी करेंसी की मूवमेंट है, जब मैं बात कर रहा हूँ और लोगों से, और ऑब्वियसली ये सारा मैं डेटे पे तो बेस कर नहीं सकता क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम कि मेरी करेंसी कितनी स्मगल हो रही है, पर लार्ज नीड ऑफ द नेबरिंग कंट्री इज बीइंग फुलफिल्ड बाय पाकिस्तान। तो मुझे खुशी है कि बोथ अथॉरिटीज, सिविलियन एंड मिलिट्री, उन्होंने इस पे बात शुरू की है और कहा है कि हम ये जो स्मगलिंग है, चाहे वो चीनी की हो या ईरान की, पाकिस्तान में तेल की हो या करेंसी की हो, इस पे हम क्लैंप डाउन करेंगे। लेट्स होप कि ऐसा किया जाए, इससे भी चीज़ों को तकवीयत मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब जो हम देख रहे हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम तो बहुत देर से नहीं है, उसी तरह से मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं है, और वो जुड़ा भी इसीलिए सियासी मामलात से ही है। बीमार सनतें हैं जिस तरह से, उसको किस तरह से बहाल करेंगे, आम आदमी की ज़िंदगी में कैसे आसानियाँ लाएंगे, कहाँ कहाँ हमसे कोताहियाँ हो रही हैं, इसका अजाला कैसे मुमकिन है? क्योंकि हम बहुत से सेक्टर्स को इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। अभी आपने डॉलर पर कमेंट किया है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में डे बाय डे इजाफा हो रहा है। जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो लोग फिर मनमानी कीमतें भी बढ़ा देते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों का मतलब हर डिपार्टमेंट में फिर इनकॉम्पिटेंस हमारे बहुत ज़्यादा है। हर डिपार्टमेंट में हमें कॉम्पिटेंस पैदा करनी है। कॉम्पिटेंस से मेरा मतलब ये है कि जो लोग अपने काम को समझते हों, उसका मतलब है कि देयर आर पीपल हु अंडरस्टैंड एनर्जी, देयर आर पीपल हु अंडरस्टैंड फूड सिक्योरिटी। ऐसे भी लोग हैं जो मेरी तरह बजट पे काम करते हैं, जो SOEs पे काम करते हैं, जो रेवेन्यूज पे काम करते हैं। आपको ये लोग जो हैं, इनकी अभी मदद लेनी पड़ेगी। अभी तो एक टीम बनाइए जो पाकिस्तान की मॉनिटरिंग शुरू करे डे टू डे बेसिस पे। पाकिस्तान ज़रूर इस वक्त बहुत एक डूम एंड ग्लूम है, मैं समझता हूँ, और वो इसलिए है कि जिस तरह कीमतें बढ़ी हैं उनसे लोगों की डेली लाइफ जो है उसमें एक तकलीफ है, डिसरप्शन है। फिर एनर्जी का क्राइसिस आ गया कि एनर्जी की कीमतें बढ़ने से एक और इम्पैक्ट आया। कुछ वर्ल्ड का इम्पैक्ट है, कुछ रुपए की कमजोरी है, कुछ हमारा है। अगर आप इन्हें
बहुत बड़ी कदगन लगानी पड़ेगी। शायद मैं समझा नहीं पा रहा अथॉरिटीज को या मेरी बात, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें एक बड़ी अच्छी टीम की जरूरत है, टीम बनानी चाहिए। जब भी कोई हुकूमत आती है, अगर हम पीडीएम के 16 माह को देख लेते हैं, जब वो गवर्नमेंट में आए हैं 100 के करीब उनके काबीना के अरकान पहुंचने लगे थे। इससे ज्यादा बड़ी टीम और कहां से आएगी? वो तो शायद फिर लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको खुश किया जा रहा है। एक मखलूत हुकूमत थी, सिर्फ सबको कुर्सी चाहिए थी, टीम तो कहीं पर भी नहीं थी, कॉम्पिटेंट बंदे तो नहीं देखे फिर हमने। देखिए, एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, उनकी अपनी कंपल्शंस होती हैं, वो उस कंपल्शंस में अपनी काबीना बिल्ड करते हैं। वो भी इस वक्त बहुत टेक्निकल होनी चाहिए कई एरियाज में, इसमें भी कोई शक नहीं है। यू हैव टू डू दैट। आप इसलिए ये मैं कहता हूं कि देखें ना, कुछ बोझ तो आप अपने लोगों पर ये भी डालिए जो पॉलिटिकल लीडरशिप है आपकी, कि आपका क्या प्लान है, आप एनर्जी में क्या करेंगे, आप फूड सिक्योरिटी में क्या करेंगे। आप पाकिस्तान का जो ग्रोथ मॉडल है, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो हुजम बढ़ना है, उसको बढ़ाने का क्या फ्रेमवर्क सामने रखेंगे। ये चीजें मेरे और आप पे भी हैं कि मैं इस तरह सिर्फ वोट ना दूं जो हमारी ट्रेडिशनल तरीके हैं, बल्कि अब ये पूछूं कि यार आपने क्या करना है आगे। ये तो पहली चीज है, फिर उन पे प्रेशर पड़ेगा। आज भी मैं इसलिए वोट ना दूं कि मैं यहां रहता हूं, ये मेरे दोस्त हैं, या ये मेरे जिसे आप कहेंगे, हम बहुत से ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वेज में वोट कर रहे हैं। हम आइडियोलॉजी पे बेस कर वोट नहीं कर रहे। हमें आइडियोलॉजी पे बेस करके वोट करना है कि ये जो जमात है, इसकी आइडियोलॉजी ये है, इसने ये प्रोग्राम सामने रखा है। वक्त सीरियसली आ गया है कि किसी को तो प्रोग्राम रखना पड़ेगा ना, या मैं रखूं या आप रखें। अब ये तो नहीं हो सकता कि प्रोग्राम के बगैर मैं इस मुल्क के जो करोड़ अवाम है जिंदगी मुश्किल ही करता चलूं, क्योंकि मैं तो ये नहीं समझता कि ये चीजें किए बगैर ये ठीक हो सकता है, पर मैं ये भी समझता हूं कि ये चीजें करके तो ये ठीक हो सकता है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक वायरल वीडियो। नीचे स्क्रीन पर ये जो मनासिर अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, मैं तो इनको इमेजिन नहीं कर पा रहा था जब मैंने ये खबर देखी, और ये खबर मैंने जब पढ़ी है कि इतने बड़े सींगों वाला जो भैंसा है वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर किस तरह से बैठ सकता है, किस तरह से पॉसिबल है, किस तरह से ये गाड़ी की अल्ट्रेशन की गई है। तो अमरीकी शहरी हैं एक, जिनका ये पालतू भैंसा है, जिसके लिए उन्होंने अपनी गाड़ी को इस तरह से उसकी गाड़ी की अल्ट्रेशन की है कि वो भारी भरकम बैल उनकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा है और सफ़र करता भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ये वीडियो जंगल में आग की तरह वायरल हुई है, जहां हम देख रहे हैं कि अमेरिका में एक शहरी भारी भरकम और बड़े सींगों वाले इस बैल के सींग आप नियो की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, और इस गाड़ी में इस बैल को बिठाया किस तरह से गया है, उतारा किस तरह से गया है। इस बैल का जितना वजन हम देख रहे हैं, ये गाड़ी उल्टी किस तरह से नहीं है, किस तरह से ये गाड़ी चल रही है, ये अपने आप में एक मौमा है। और गाड़ी की फ्रंट सीट पर सिर्फ बिठा देना ही एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से इस गाड़ी को पहले तो ऑल्टर किया गया है, फिर इस पर एक लंबा सफ़र भी तय किया गया है, तो अलाउ भी किस तरह से कर दिया गया, क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर के ममालिक में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती है। आपकी जो गाड़ी है या आपकी जो बाइक है, उसके बाहर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए, कोई पैकेजिंग मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो ये तो एक भैंसा है इतना बड़ा, जिसके सींग भी निकल रहे हैं फ्रंट सीट पर। वो इस वक्त बड़ा जमान है। बड़े मज़े से जब लोगों ने ये मनाज़र देखे हैं, ये वीडियो बनाई हैं, तो फिर कंप्लेन भी की गई है। बैल के साथ सफ़र करने वाले शहरी के हवाले से पुलिस को इतला दी गई, जिस पर फिर कार्रवाई भी की गई इस शख्स के खिलाफ। इस शख्स को वहाँ पर रोका गया, पूछताछ भी की गई है, और पूछताछ करने के बाद शहरी का यह कहना है कि कुछ हंगामी मसाइल थे जिसके पेश नज़र वो ऐसा करने पर मजबूर हुआ। लेकिन ये किस तरह के हंगामी मसाइल थे कि गाड़ी को भी अल्टर कर लिया गया, इस भैंसे को उस गाड़ी में बिठा भी लिया गया, और इस भैंसे का उस जगह उस शहरी के साथ जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे कोई बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी जो इस भैंसे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। तो पुलिस हुकाम की जानिब से मैं वैसे इस चीज़ पर बड़ा हैरान हूँ कि सिर्फ एक मामूली जुर्माना किया गया है, ना इस गाड़ी को बंद
बंद किया गया, ना इसके मालिक को बंद किया गया है, कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि बड़ा खौफनाक हादसा भी हो सकता था इस वजह से, जितना इस भैंसे का हम वज़न देख रहे हैं। लेकिन अगर हम देख रहे हैं उस भैंसे की सेहत को आप देखते हैं, उसके सींगों को आप देखते हैं, तो बड़े नखरों से रखा गया है, बड़े प्यार से रखा गया है और बड़ा उसको तरीके से रखा गया है, जिस तरह से खुराक उसकी हम देख रहे हैं। और ऐसा पुलिस की जानिब से कहा गया है कि मामूली जुर्माना कर दिया गया है और वार्निंग दे दी गई है। वार्निंग देने के बाद छोड़ दिया गया है। तो सफ़र के दौरान ये इत्तलात फिर मौसूल हुई कि बैल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उसके मालिक को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो एक वायरल वीडियो थी जो आपके है। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे, जहां क्रिकेट दीवाने हफ्ते को पाक भारत बारिश के मैच जो था उसकी नज़र हो जाने की वजह से काफ़ी हमें मायूस दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि जो भारतीय फैंस हैं वो भी बहुत ही मायूस हैं। पाली केले में मैच रखने पर भारतीय बोर्ड के सरबराह जय शाह को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। और अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जो हफ्ते का दिन था वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के नाम ही रहा। जिस तरह से शाहिन शाह अफरीदी ने परफॉर्म किया, नसीम शाह की बॉलिंग हमने देखी, हारिस रऊफ की जो बर्क रफ्तार और घूमती गेंदें थीं उसने भारतीय बैट्समैनों को तो घुमा कर रख दिया। शाहिन शाह अफरीदी की बात करें तो उन्होंने नई गेंद के साथ जिस तरह से रोहित शर्मा को और भारत के जो महान बल्लेबाज जिन्हें कहा जाता है विराट कोहली, उन्हें बोल्ड किया, वो क्या ही सीन था, वो मनासिर हम सब ने देखे हैं। फास्ट बॉलर्स के हवाले से ये मैच एक यकीनी तौर पर एक तारीखी मैच था। चाहे मैच की एक ही इनिंग्स हुई, हमें बैटिंग का मौका नहीं मिल सका और साथ ही साथ स्पिनर्स ने हमें मायूस किया। स्पिनर्स अगर थोड़ी सी जान मारते तो शायद जो भारतीय टीम है वो 200 से ज़्यादा रन्स ना बना पाती। स्पिनर्स के मार खाने के बाद जैसे हमने देखा कि गेंद दोबारा हमारे पेसर्स के पास आई तो फिर से भारतीय टीम के विकेटें गिरनी शुरू हो गई। और इसके अलावा ऑन फील्ड ऑफ फील्ड जो हमने मनासिर देखे, भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों में बहुत अच्छा एक रवैया देखने में मिला। बड़ा अच्छा ये जेस्चर था, जिस तरह से पांड्या, विराट कोहली, रोहित शर्मा और पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम थे, शाहिन शाह अफरीदी थे, शादाब खान थे, हमें एक दूसरे से मिलते यहाँ पर नजर आए हैं। और मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर था दोनों टीम्स की तरफ से। लेकिन जो बाज भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनको ये दोस्ती भी पसंद नहीं आ रही है। एक वक्त था जब राइवलरी भी पीक पर होती थी, वो भी पसंद नहीं आती थी, उस पर तनकीद की जाती थी कि ऑन फील्ड जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे को बुरा भला कहते दिखाई देते हैं। और वो वक्त था जब पाकिस्तान और भारतीय खिलाड़ियों की ग्राउंड में हमें लड़ाई भी नज़र आती थी। खैर पाकिस्तानी जो टीम है वो सुपर 4 मरहले के क्वालिफाइंग राउंड में भी तो पहुँच चुकी है, उसके लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और जो कल मैच हुआ उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बंगाल टाइगर्स ने कम बैक किया है, 335 रन का उन्होंने टारगेट दिया। अफगानिस्तान को पहले बैटिंग करते हुए बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली है, अफगानिस्तान को 89 रन से शिकस्त दी है। अफगानिस्तान अच्छा खेल रहा था लेकिन 245 पर ऑल टीम आउट हो गई और वो ये मैच अपने नाम नहीं कर सके। इब्राहिम जरदान बड़ा अच्छा खेले, उन्होंने 75 रन बनाए। हशमतुल्लाह की इनिंग्स बहुत अच्छी थी, 51 रन उन्होंने टीम के लिए बनाए। लेकिन मैच विनिंग ये जो इनिंग्स थी ये साबित नहीं हो सकी। बांग्लादेश के लिए तस्कीन अहमद ने 4 जबकि शरीफुल इस्लाम ने 3 विकेट्स अपने नाम की है। बड़ा ज़बरदस्त कल मैच हमने देखा। इसी पर हम बात करेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, पहले कल डिस्कस कर लेते हैं। बंगाल टाइगर्स ने कम बैक किया है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। कजाफी स्टेडियम हमने देखा, बड़ा शानदार मैच हुआ। अफगानिस्तान ने फाइट बैक किया लेकिन जीत नहीं सके, कामयाबी नहीं मिल सकी उन्हें। देखें अनवर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मधु किया। मेरा ख्याल में बांग्लादेश चूंकि पहला मैच हारा हुआ था श्रीलंका से और उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। अगर कल बांग्लादेश की टीम हार जाती तो वो फिर टूर्नामेंट से बाहर हो सकती थी, इसलिए वो ऑल आउट गए। मेहदी हसन मिराज जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की, वो बैट्समैन नहीं है, वो बुनियादी तौर पर स्पिनर है, लेकिन उनको उन्होंने प्रमोट किया। उसने जाकर ऊपर सेंचुरी बनाई। फिर नजमुल हसन शांतो जो थे उन्होंने सेंचुरी बनाई। लेकिन मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की टीम फील्डिंग में काफी उन्होंने लैप्सेस किए, 4-5 कैचेस छोड़े, बॉलिंग बहुत बुरी की। और अफगानिस्तान की जो खुसूसियत है व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो उनके स्पिनर्स हैं, उनकी बॉलिंग है। लेकिन जब 335 रन बन जाए, फिर 335 रन, वो कहते हैं ना कि एवरी डे इज नॉट संडे। तो कल इतवार का तो दिन था लेकिन 335 रन रोज रोज चीज नहीं होते। फिर अफगानिस्तान जैसी बैटिंग लाइनअप
जब आप देखें कि ऊपर से रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हो गए जो उनके ओपनर थे, उसके बाद वो फिर बैटिंग स्कोर जरूर करती रही, लेकिन वो जो टारगेट था उसके वो करीब नहीं पहुंच सके। और 89 रन से हारने के बाद अब बांग्लादेश के लिए जो एक अच्छी चीज हुई है 89 रन से ये मैच जीतने के बाद, कि उसने अपना नेट रन रेट बेहतर कर लिया। अब अफगानिस्तान के पास कल मैच तो जीतना है उसने श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन अपने नेट रन रेट को भी बेहतर करना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप बी का इस वक्त सिनेरियो नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जिस तरह से राशिद खान हमने देखा शायद पहली बार ही ऐसा हुआ है कि 10 ओवर्स में कोई भी विकेट वो नहीं ले सके। मेरे ख्याल में राशिद खान ने इतनी क्रिकेट खेली है, कई बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब राशिद खान जैसा बॉलर 10 ओवर्स में 66 रन दे दे, विकेट ना ले, फिर आप देखें कि मुजीब, नबी जो दो उनके दूसरे स्पिनर्स थे वो भी रन थ्रू नहीं कर सके, तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश ने अच्छे अपने कार्ड्स खेले। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के क्यूरेटर्स को जाता है, जिन्होंने इतनी अच्छी पिच बनाई कि जिसपे एक टीम ने पहले 335 बनाया, फिर दूसरे ने 245 रन बनाए। लेकिन हम एक मुल्क की अना की खातिर आप देखें कि इस वक्त एशिया कप के सारे टूर्नामेंट का मजा खराब हो गया। बिल्कुल भट्टी साहब, मैं उसी तरफ आने लगा था कि जो 2 सितंबर को हुआ है पाकिस्तानी फैंस के साथ, कि वो पहले इंतजार करते रहे हैं कि पाकिस्तानी बैट्समैन मैदान में आएंगे। या मैं क्रिकेट फैंस की अगर बात कर लूं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की आबादी को मिला लें, इंडिया की आबादी को मिला लें, तो 150 करोड़ बंदा ये बनता है। और वो सब मायूस हमें दिखाई दिए हैं सिर्फ BCCI की इस जिद की वजह से, हठधर्मी की वजह से, जो उनके डिसीजन थे उस वजह से जो मुकाबला था उसका सारा मजा खराब हो गया। अच्छा, अभी आप शायद हेडलाइन में कह रहे थे या इंट्रो में आपने कहा कि पाक भारत मैचेस की उम्मीद जाग गई है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द आ रहा है। देखें, इस वफ्द की अहमियत फोटो सेशन से ज्यादा मैं नहीं समझता नहीं होगी। असल जो शख्स है जिसको आना चाहिए था, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है जय शाह, उनको आना चाहिए था। वो BCCI के भी सेक्रेटरी है, नंबर 2 है। देखिए, रॉजर बिनी प्रेसिडेंट जरूर है BCCI के, लेकिन उनकी ज्यादा अहमियत है नहीं। राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन जो असल रूल करती है भारतीय क्रिकेट बोर्ड पे वो भारतीय जनता पार्टी है, BJP जिसको हम कहते हैं। तो ये BJP का जो नैरेटिव था वो हमने देखा कि इतना अच्छा मैच हुआ पाले किले में सैटरडे नाइट को, लेकिन बारिश हो गई और मैच मुकम्मल नहीं हो सका। तो पाकिस्तान जब होस्ट था और पाकिस्तान चाहता था कि उसके सारे मैचेस पाकिस्तान में हो, चले भारत अपने मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता था तो बाकी टीमों को तो अलाउ करता, लेकिन उसने कहा नहीं जी, पहले 3 मैच दे रहे थे, फिर 4 मैच दे रहे थे। देखिए, क्रिकेट माजी में दोनों मुल्कों के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करती रही है। जब दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदों पर काफी टेंशन रही है तो क्रिकेट ने ब्रिज का रोल प्ले किया है। लेकिन आज BJP की जो पॉलिसी है, जिसका आपने एक इशारा भी दिया, गौतम गंभीर ने जो बयान दिया, गौतम गंभीर का ताल्लुक भी तो BJP से है। वो भी तो BJP को खुश करने के लिए, इरफान पठान शायद वो मुसलमान होने के बावजूद कोई ऐसा बयानिया बनाना चाहते हैं कि वहां पर BJP वालों को खुश कर सकें। तो ये देखिए, सियासत जो खेल में आ गई है, ये एक अच्छी चीज नहीं है। पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, हमने तो 4 मैचों के बावजूद अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए। आप ठीक कह रहे हैं कि सियासी जो इश्यूज हैं उस वजह से क्रिकेट बड़ी मुतासिर हो रही है। अच्छा, सियासत पहले भी थी, लेकिन हम देखते थे कि पाकिस्तान की टीम भी इंडिया जाती थी, इंडिया की टीम भी पाकिस्तान आती थी। अब ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा, वो पॉलिसीज ही खत्म कर दी गई हैं और वहां पर जो सियासत की जा रही है वो इसी बेस पर की जा रही है कि पाकिस्तान के साथ तो किसी सूरत भी नहीं खेलेंगे। कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जो मजबूरन फिर उन्हें पाकिस्तान के साथ खेलने पड़ते हैं। खैर, अब बात मैं करूंगा पाकिस्तानी बॉलिंग के हवाले से। जो हमने पेसर्स की बॉलिंग देखी है, शाहीन की परफॉर्मेंस देख लें, हारिस की, नसीम शाह, बड़ी आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पूरी दुनिया में बात की जा रही है, जो क्रिकेट लेजेंड्स हैं वो भी उस हवाले से बात कर रहे हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान का पेसर्स अटैक है वो शायद दुनिया का नंबर 1 है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह की शाहीन शाह अफरीदी ने सैटरडे को बॉलिंग की है इंडिया के खिलाफ, उसके बाद आप नसीम शाह को देख लें, हारिस रऊफ को देख लें, अभी जो हमारे बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, जमान खान अभी इस टीम में नहीं है, हसन अली इंजर्ड है,
और एहसानुल्लाह इंजर्ड है, तो पाकिस्तान के पास माशाल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फास्ट बॉलिंग के मामले में बहुत अच्छा बैकअप है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे बॉलर्स, अल्लाह ना करे कि उनके फिटनेस के इश्यूज आए, इसी तरह की पाकिस्तान के बॉलर्स बॉलिंग करते रहे तो आप देखिएगा एशिया कप में भी और फिर वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान एक अच्छी जगह फिनिश करेगा। देखिए क्या ही अच्छा होता कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे होते। जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है इंडियन प्रीमियर लीग, अगर उसमें शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे होते, हारिस रऊफ खेल रहे होते, नसीम शाह खेल रहे होते, या हमारे दूसरे फास्ट बॉलर्स खेल रहे होते, लेकिन इस क्रिकेट की दुश्मनी में और दोनों मुल्कों के दरमियान जो इस वक्त टेंशन है, उसने दोनों मुल्कों के खिलाड़ियों को भी नफरत की आग में धकेल दिया। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मैंने माजी में बहुत सारे टूर्स किए इंडिया के क्रिकेट टीम के साथ। क्रिकेटर्स के दरमियान हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह की टेंशन थी जिस तरह की कल हमने गौतम गंभीर की गुफ्तगू सुनी और जिस तरह इरफान पठान बयान दे रहे हैं। बहुत प्लेयर्स के दरमियान बहुत ज्यादा दोस्ती थी। इवन मैं आपको बताऊं कि हम जो सहाफी हैं, जर्नलिस्टों की भी आपस में आज भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें वो ईद पर विशेष के मैसेजेस भेजते हैं, हम उनको जो उनके होली का त्यौहार है या दिवाली का त्यौहार है। लेकिन भट्टी साहब, अब जो गुड जेस्चर्स हम देख रहे हैं, ऑफ द फील्ड हम देख रहे हैं, ऑन द फील्ड हम देख रहे हैं, अब तो उस पर भी तनकीद की जा रही है। तो खिलाड़ियों को तो बड़ा ज़दोकोब किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, इस हवाले से बहुत ज्यादा बुरा भला कहा जा रहा है। देखें, आपके इस प्रोग्राम में बैठने से पहले मैं ट्विटर चेक कर रहा था, तो ट्विटर पे भी इस वक्त जय शाह टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। देखें, आज एशिया कप, मैं आपको अब लेटेस्ट बता दूं कि एशिया कप जो है उसका जो सेकंड राउंड था सुपर 4, उसके मैचेस होने थे कोलंबो में। कोलंबो में पूरा हफ्ता 10 दिन, अगले 10 दिन बारिशें हैं, तो कोलंबो में तो अब मैचेस नहीं होना। मैचेस शिफ्ट हो रहे थे। दम्बुला एक और श्रीलंका का शहर है, लेकिन भारत जो एक मशहूर वेबसाइट है क्रिकेट की, उसने कल लेट नाइट रिपोर्ट किया है कि दम्बुला में भी भारतीय क्रिकेट टीम ने ये कहकर खेलने से इनकार कर दिया कि वहां इस क्लास के होटल नहीं है कि हमारी टीम वहां रह सके। हम्बनटूटा जो राजा पाक से फॉर्मर प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, उसका शहर है, वहां पर मैचेस शिफ्ट होने की बात हो रही थी, लेकिन हम्बनटूटा में जो ब्रॉडकास्टर हैं उनको कुछ इश्यूज हैं। तो अब देखें ना, टूर्नामेंट दरमियान में आ गया है और अभी तक अनसर्टेनिटी बरकरार है। क्या ही अच्छा होता कि ये सारा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो जाता, खुश उसलूबी से हो जाता। अब पाकिस्तान ने एक और जो प्रपोजल दिया था जब नजम सेठी साहब पीसीबी के चेयरमैन थे कि एशिया कप को आप कुछ मैच पाकिस्तान को दे दें, कुछ यूएई में खेलें, फासला भी कम है, श्रीलंका 4-5 घंटे की फ्लाइट है, यूएई की कराची से 1.5 घंटे की फ्लाइट है, लाहौर से 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत ज्यादा गर्मी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लास्ट वीक न्यूजीलैंड की टीम T20 सीरीज खेल कर गई है यूएई के साथ, यूएई में। तो जब न्यूजीलैंड की टीम यूएई में खेल सकती है तो फिर इंडिया की टीम को क्या मसला? बिल्कुल भट्ट साहब, लेकिन हम देख रहे हैं एशिया कप का जो मजा था वो तो खराब हो गया। पहले मैच से उसकी शुरुआत हो चुकी है और अभी भी हम देख रहे हैं, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि कोलंबो में भी अब बारिशें हैं और जो डिफरेंट ग्राउंड्स हैं वहां पर इंडियन टीम्स को इशू है, कहीं पर ब्रॉडकास्टर्स को इशू है। अच्छा, मैच पर अगर वापस हम बात करें, हफ्ते के रोज जो मैच हुआ, हमने फास्ट बॉलर्स की तो बात कर ली, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, 10 विकेट भी उन्होंने ली हैं। स्पिनर्स हमें नाकाम दिखाई दिए हैं, स्पिनर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी क्योंकि ज्यादा जो स्कोर है वो स्पिनर्स को पड़ा है, अदरवाइज हम 200 के अंदर अंदर पूरी टीम को आउट कर सकते थे। आपको क्या लग रहा है, पिच उनके लिए मुश्किल थी या अब हमें कोई एक जो कह ले स्पेशलिस्ट स्पिनर है, जिस तरह से पहले हमारे पास सकलैन मुश्ताक मौजूद थे, हमारे पास सईद अजमल मौजूद थे, तो इस तरह के प्लेयर्स होने चाहिए हमारे पास, या फिर जिस तरह से अब्दुल रज़ाक थे या अजहर महमूद थे, इस तरह का कोई प्लेयर फिर हमें चाहिए? देखिए, आपने सकलैन मुश्ताक की बात की। सकलैन मुश्ताक के जो दामाद हैं शादाब खान, वो इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 स्पिनर हैं और नायब कप्तान भी हैं। लेकिन शादाब खान की जो परफॉर्मेंस है बड़े मैचेस में, छोटी टीमों के खिलाफ तो देखें वो अक्सर परफॉर्म करते हैं, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है जो हमें तवक्को थी। लेकिन मेरा ख्याल जो हफ्ते के दिन मैच हुआ 66 में, जब 4 इंडिया के आउट हो गए थे, उस वक्त थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करना चाहिए था बाबर आजम को। वहां पर
उन्होंने दोनों एंड से स्पिनर्स लगाकर इंडिया के जो दो बैट्समैन आए थे उनको सेट होने का मौका दे दिया। मेरा ख्याल में जो विकेट की हमने सूरत हाल देखी, पाकिस्तान अगर 3 के बजाय 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल जाता और मोहम्मद नवाज की जगह अगर मोहम्मद वसीम जूनियर खेलते, मोहम्मद वसीम जूनियर भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल ये स्पिनर्स के लिए पिच नहीं थी, लेकिन बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज किया कि स्पिनर्स की जो परफॉर्मेंस है वो सवालिया निशान है। अगर टूर्नामेंट में हमने आगे जाना है तो शादाब खान को अब हमें नागुज़ीर नहीं बनाना चाहिए। अबरार को तो खैर हमने टीम में शामिल नहीं किया, लेकिन उसामा मीर अभी बेंच पर बैठे हुए हैं। 2 मैचों की परफॉर्मेंस में हमने उसामा मीर को तो निकाल दिया, लेकिन शादाब काफी मैचेस में नाकाम रहते हैं, लेकिन वो हर मैच पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं, ये एक अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। वतन अजीज़ में अल्लाह ताला के फजलो करम से टैलेंट और मेहनती अफराद की कोई कमी नहीं है, और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अरशद नदीम से, जो कि पाकिस्तान का नाम आए रोज़ हमें रोशन करते दिखाई दे रहे हैं। अरशद हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अरशद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे पता है आपके पास वक्त की कमी है, और लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में हर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, और आपके बारे में तो हमने सुना है कि आप क्रिकेटर बन भी चुके थे, तो फिर ये जेवलिन थ्रो की तरफ किस तरह से चले गए? जी थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पंजाब क्रिकेट खेली थी, और क्रिकेट छोड़ के मैं एथलेटिक्स में आया था, क्योंकि बड़े भाई एथलेटिक की गेम करते थे, वो भी वैसे क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एथलेटिक्स में तो आप आगे जा सकते हैं। तो इसी तरह फिर मैं एथलेटिक्स में आया। मेरे बेसिक जो उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने बड़ा वर्क किया, तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। ठीक है अरशद, एक तो हम अपनी पूरी टीम की तरफ से, नियो की तरफ से और पूरी आवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद भी देना चाहेंगे, जितनी भी अचीवमेंट्स आप पाकिस्तान के लिए इकट्ठी कर रहे हैं। जेवलिन थ्रो फेंकना बज़ाहिर एक मुश्किल तरीन काम है, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कोचेस हैं वो आपके पास उस तरह से आपको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो किस तरह से फिर अपनी मदद आपके तहत किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं? बिल्कुल मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो काम तो सारे मुश्किल हैं, अगर इंसान करे लगन के साथ, सच्चे दिल के साथ, तो वो आसान भी हो जाता है। तो दूसरी बात फैसिलिटीज की, गवर्नमेंट फैसिलिटीज तो दे रही है, लेकिन जैसे वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज होती है उस तरह की नहीं मिल रही है। अगर उस तरह की मिले, क्योंकि आगे ओलंपिक्स भी आ रही है, अभी 1 मंथ बाद जो है मेरा वो गेम का मुकाबला एशियन गेम्स में, तो अगर वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज मिल जाए तो हमारी अच्छी ट्रेनिंग हो सकती है। अच्छा, जिस तरह अभी थोड़े दिन पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में भी आपने सिल्वर मेडल जीता है, नीरज चोपड़ा की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से हम नीरज चोपड़ा की फिटनेस देखते हैं या जिसामत देखते हैं, आपसे हमें वो काफ़ी दुबले पतले दिखाई देते हैं, आपसे जिसामत में कम लगते हैं। ऐसी क्या वजह हुई? क्या फिर ये वही वजूहात हैं जो आप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, उसी वजह से आप उन्हें बीट नहीं कर पाए? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो मेरी कोशिश थी कि मैं अपना बेस्ट करूं, क्योंकि जब मैं इंग्लैंड में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिकॉर्ड किया, तो उसके बाद मैंने नी की और एल्बो की सर्जरी करवाई, और उसके बाद थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम रही है नी की। तो 1 साल बाद मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मेडल से नवाजा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। अगर देखा जाए फैसिलिटीज तो बिल्कुल नीरज चोपड़ा भाई को वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज मिल रही है, तो हमें भी वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ताकि हमारी ट्रेनिंग अच्छी हो, इंटरनेशनल कोचेज हो, तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, एक मैसेज का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जब ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है उसमें आप सिल्वर मेडल जीते हैं, नीरज भी जीते हैं, तो उनकी जो वालिदा हैं सरोज देवी, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया आपकी जीत पर भी, नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया है। तो आपका जवाबी पैगाम क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तानी कौम की तरह जो भारतीय कौम है वो भी आपके जवाबी जो जवाब है उसका इंतजार करते हमें बेसब्री से दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल अगर देखा है तो पहले तो नीरज चोपड़ा भाई को, उसकी पूरी फैमिली को, बल्कि पूरी इंडिया की कौम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। अगर देखा है तो एशिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे वर्ल्ड में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हम फर्स्ट सेकंड आए हैं, तो मजीद इसी तरह इंशाल्लाह हम वर्ल्ड में जो है ना वो परफॉर्म करते रहे, क्योंकि एशिया लेवल के हम 2 ही प्लेयर हैं, तो वर्ल्ड में परफॉर्म करना कोई छोटी बात नहीं है।
अच्छा, जिस तरह से पेरिस ओलंपिक्स में हमने देखा आपने क्वालिफाई अब कर लिया है, तो आइंदा जो आने वाले इवेंट्स हैं उनके लिए तैयारी कैसी है? कौन से ऐसे टाइटल हैं जिन पर अब आपकी नजर है? जी बिल्कुल, अभी इंशाल्लाह तैयारी जारी है। आगे एशियन गेम्स आ रही है, चाइना में हो रही है, उसकी तैयारी जारी है। उसके बाद जो बड़ा टारगेट है वो ओलंपिक्स है पेरिस में, जो 2024 में हो रही है। तो इंशाल्लाह जो है वो अच्छी तैयारी करके जाएंगे। ठीक है। अच्छा अर्शद, मैं थोड़ा सा जर्नी के बारे में आपकी जानना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि एकदम से आए और मेडल्स जीत लिए हैं। क्यों एक लंबा सफर होता है, एक मेहनत है उसके पीछे। जिस तरह से अभी आपने बताया आपकी कोहनी की सर्जरी भी हुई है, घुटने की सर्जरी भी हुई है। इन मुश्किलात का, इन तकलीफों का लोगों को अंदाजा नहीं होता। वो ये कहते हैं कि शायद सिर्फ एक स्पोर्ट्स है। तो कितने साल की ये मेहनत है? अजमल, अगर देखा जाए तो मैंने स्कूल लेवल से स्टार्ट की थी 2012 से। तो वैसे तो पहले मैं क्रिकेट खेलता था और मैंने एथलेटिक जो 2012 से स्टार्ट की। जो मेरे उस्ताद रशीद अहमद साकी साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऑल पंजाब विन करवाया। उसके बाद फिर मैं शुक्रिया अदा करूंगा वापडा लेस्को का, जिन्होंने हमें जॉब दी। बल्कि हमारे जितने भी पाकिस्तान के हीरोज हैं जो आउट ऑफ कंट्री में जाके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, उनको भी जॉब दी है। तो जो मेरा नेशनल का आगाज हुआ 2015 से हुआ, उसके बाद फिर 2016 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरनेशनल पहला कंपटीशन खेला। आप समझिए कि 2015 से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2023 जा रहा है। तो मेरे पास 9 मेडल्स हैं इंटरनेशनल, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 जो मेरे इंटरनेशनल मेडल हैं उस 4 गेम्स का अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान का मैं तकरीबन 9 दफा जो है पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका हूँ। बिल्कुल, 11 साल का ये लंबा सफर हम देख रहे हैं। कोहनी और घुटने की तकलीफ के बावजूद भी आप कॉमनवेल्थ गेम्स में थे, तलाई मेडल आपने वहां पर जीता है। एक बहुत बड़ा कारनामा है अपने आप में। बल्कि इससे पहले भी आपने ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि जो 90.18 मीटर्स की रिकॉर्ड थ्रो थी वो भी आपने फेंकी है। तो हम तो यही जानना चाहते हैं कि तब वो जज्बा क्या था, क्योंकि आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जज्बा था और पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं मेरे साथ थी, मेरे वालिदैन की। और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र था कि अल्लाह ताला ने हमें इंजरी के साथ इतना बड़ा मेडल दिया। तो उसके बाद फिर मेरी सर्जरी हुई, तो साल बाद मैंने पार्टिसिपेट किया। तो बड़ी होप थी जब मैंने क्वालिफाई किया कि इंशाल्लाह मैं गोल्ड की फाइट करूंगा। और आप सबको पता है कि बस थोड़ा सा फासला था जिससे मैं सिल्वर मेडल हुआ। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमें पूरे वर्ल्ड में जो है ना वो मेडल से नवाजा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उसके लिए इंशाल्लाह अच्छी तैयारी करके जाएंगे। अच्छा, हमने देखा बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया जब आप वापस आए हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से, और उससे पहले भी जब आप वापस आए थे कॉमनवेल्थ गेम से भी। तो कोई इनामात का ऐलान किया गया? कौन कौन से इनामात मिले हैं? कहाँ कहाँ आपको पजीराई मिली है? कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट करने की बात हो रही है? अच्छा बिल्कुल, अभी तो मैं जब वापस आया तो दूसरे दिन हमारे जो वापडा चेयरमैन साहब है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बुलाया हमें, उन्होंने प्राइज दिया, हौसला अफजाई हमारी की। तो उसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी ऐलान किया है और इसी तरह 2-3 और भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान किया है। तो अभी तो सिलसिला जारी है, लेकिन मेरा जो फोकस है वो एशियन गेम्स पे है। उसकी इंशाल्लाह तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो उसके बाद इंशाल्लाह ओलंपिक्स की तैयारी करेंगे। ठीक है अरशद, अब तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा नाम आप कमा चुके हैं, सोशल मीडिया का आज दौर मौजूद है। तो अभी जो नए आने वाले नौजवान हैं उनके लिए भी कुछ करेंगे? कोई इस तरह की एकेडमी को क्लब बनाएंगे जहां पर इस तरह की जो एथलेटिक्स के हवाले से, आज हम जेवलिन थ्रो की अगर बात करें, बच्चों को सिखाया जाएगा जो ये सीखना चाहते हैं, शौक रखते हैं आपको देखकर? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अभी मैंने तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, मैंने गवर्नमेंट से अपील की थी कि मेरे गांव में जो ना सरकार की जगह पड़ी हुई है तो वहां पे मुझे ग्राउंड बना के दिया जाए। तो इन्होंने ऐलान तो कर दिया था, अभी तक उस पर कोई वर्क स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि वो अगर उनके वर्क स्टार्ट हो जाए ताकि वो स्टेडियम बन जाए, तो वहाँ पे जो है ना वो हमारे यूथ है, नौजवान है, उनको ट्रेनिंग दूं और मैं खुद भी वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनकी दुआएं आपके साथ हैं और बेस्ट विशेस हैं हमारी तरफ से भी कि आने वाले जितने भी मुकाबले हैं आप बेहतर परफॉर्म करें। और हम हुकूमत से भी ये अपील करेंगे कि तमाम तर जो मुमकिन फैसिलिटीज़ हैं वो अरशद को मिलनी चाहिए, ताकि जिस तरह से बार बार कंपेयर किया जाता है नीरज चोपड़ा के साथ कि उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिली हुई हैं, वर्ल्ड क्लास कोचेज़ मिले हुए हैं, तो इसी तरह अरशद नदीम को भी तमाम फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का नाम वो मज़ीद रोशन कर सकें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं और पहला कदम उठाते वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं, लेकिन हिम्मत करने की देर होती है कि जो कामयाबी है वो आपका मुकद्दर बन जाती है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी आपको। एक बाहिम्मत लड़की है जिनकी कहानी ये है कि वो पहले 8,000 रुपये माहाना कमाया करती थी, लेकिन आज वो लाखों रुपए कमाने के काबिल हो चुकी हैं। घर में जो बच्चे या बच्चियाँ मौजूद हैं जो फारिग बैठे हुए हैं उनके पास भी ये ज़बरदस्त मौका है, क्योंकि दुनिया डिजिटल हो चुकी है, मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में मौजूद है। बस आपने जो डिजिटल मार्केट का एक तरीक़ाकार है उसको समझना है। तो आज उसके लिए हम आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ माहीन आगा मौजूद हैं, ई कॉमर्स एक्सपर्ट स्टूडियोज़ में है। माहीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये बात सच है कि पहले आप सिर्फ 8,000 रुपये कमाती थी और अब आप लाखों रुपये कमा रही हैं? सच है, ये पिछले साल की बात है, लाइक फरवरी की। तो मैं जब टीचिंग करती थी, जब मैं टीचिंग स्टार्ट की थी तो मैं 8,000 रुपये कमाती थी। अच्छा, वो टीचिंग करने का मकसद ये था कि मुझे बाइक लेनी थी, मुझे बाइक के लिए पैसे चाहिए थे। तो वो मैंने सिर्फ 3 to 4 मंथ्स की टीचिंग, क्योंकि मुझे बस अपना वो एक टारगेट अचीव करना था। और उसके बाद मेरा जो इंटरेस्ट था वो ई कॉमर्स की तरफ ही था, क्योंकि मेरा जो बिजनेस बैकग्राउंड है। तो मैंने जब ये चीज़ें लर्न करना शुरू की तो मुझे क्लिक कर गई। जब मुझे क्लिक कर गई तो फिर मैं आगे से आगे सीखती गई और मुझे जो है वो मज़ा आने लगा उसमें। तो फिर जब मैंने इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट किया, मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की, सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट किया था ई कॉमर्स एक्सपर्ट, और मैं अमेज़ॉन पे काम करती हूँ एंड ऑल। तो फिर मुझे विद इन 30 डेज अपना क्लाइंट भी मिल गया सोशल मीडिया के थ्रू ही। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जैसे अब अमेज़ॉन की आप बात कर रही हैं, अमेज़ॉन के हवाले से तो हमने सुना कि पाकिस्तान में बहुत से ज़्यादा अकाउंट्स थे जिनको ब्लॉक कर दिया गया, लोगों की जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें वो फंस गई थी। आप किस तरीके कार से फिर काम कर रही हैं? पाकिस्तान में पेपॉल मौजूद नहीं है, पाकिस्तान तो अभी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पीछे है। जो अमेज़ॉन के अकाउंट सस्पेंड हुए थे वो दरअसल ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट्स थे। अमेज़ॉन के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स होते हैं जिस पे हम काम करते हैं। मैं ड्रॉप शिपिंग पे काम नहीं करती। और जो अकाउंट सस्पेंड हुए थे वो बेसिकली वो अमेज़ॉन की टर्म्स ऑफ सर्विसेज को वायलेट करे थे। जब टर्म्स ऑफ सर्विसेज को वायलेट करते हैं तो ऑब्वियसली अमेज़ॉन फिर आपको 1 मिनट के अंदर सस्पेंड कर देता है। तो एज लॉन्ग एज आप अमेज़ॉन की टर्म्स ऑफ सर्विसेज के साथ चल रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, देन आपका अकाउंट बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर सस्पेंशन हो गई है कुछ लोगों की, अब आपके थ्रू हम इंफॉर्मेशन इतनी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसका फिर कोई तरीकेकार मौजूद है, या फिर अगर एक बार आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो दोबारा से नहीं चल सकता? अच्छा, एक अमेज़ॉन का सेक्शन 3 है, इसका मतलब होता है अगर आप किसी अनएथिकल एक्टिविटी में मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और उसके अलावा आप अपील कर सकते हैं, रीइंस्टेटमेंट सर्विसेज होती हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते कि आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, देन आपका अकाउंट फॉर एवर सस्पेंडेड है। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जो अमेज़ॉन मांगता है, देन आपका अकाउंट रीस्टेट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अमेज़ॉन पर अभी भी हम देख रहे हैं काम करने वाले जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बीइंग एन एक्सपर्ट, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा आप किस पैटर्न पर काम कर रही हैं? क्योंकि हम देखते हैं जो भी कोई इंसान काम शुरू करता है उसकी कोशिश होती है कि कोई भी प्रोडक्ट उठाई जाए और बस उसको बेचना शुरू कर दिया जाए। जिस तरह अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट हंटिंग भी एक काम है। जैसे अगर फर्ज करें मैं अचार बनाता हूँ, मैंने अगर अचार बेचना है तो मुझे किस तरीकेकार के थ्रू चलना चाहिए? अच्छा, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हम बेचना चाह रहे हैं। अच्छा, हमारा तरीकेकार ये होता है, हमने जिस भी मार्केट में जाना है ना, जिस मार्केट में सेल करना है उसका मार्केट एनालिसिस करना है कि वहाँ कंपटीशन कितना है, कौन से सेलर्स जो है वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वहाँ डिमांड है भी कि नहीं, रिक्वायरमेंट भी है या नहीं। हाँ, और वहाँ पे जो है वो सेल्स कितनी है, स्टैट्स कितने। अगर हम उस मार्केट में जाते हैं तो हम अपनी जगह किस तरह बनाएंगे, हमें एड्स में कितना स्पेंड करना होगा, ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद हम क्लाइंट को बताते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है उस मार्केट के लिए वायबल है भी कि नहीं। वरना अगर आप बगैर एनालिसिस, बगैर रिसर्च के जाएंगे तो वो इट्स अ टोटल फ्लॉप, फेलियर। ठीक है। तो ये एक तरीका है कि जितनी रिसर्च आपकी स्ट्रांग होगी उतने आपकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो तो मेरा ख्याल है शायद एक्सपीरियंस के साथ भी आप गेन करते हैं। तो अभी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं या आप कुछ इस पे काम कर रही हैं कि लोगों को अमेज़ॉन सिखाया भी जाए? अब आप इंडिविजुअली काम कर रही हैं या अब आपने भी कोई कंपनी डेवलप कर ली है? आई एम रनिंग एन ई कॉमर्स एजेंसी विद माई पार्टनर इन लाहौर, लेकिन अभी मैं सिखा नहीं रही क्योंकि आई एम बिजी विद क्लाइंट्स एंड ऑल टीम मैनेजमेंट। लोगों को मौका नहीं दे रही हैं कि लोग भी कमा लें। लोग मेरे पास काफ़ी आते हैं कि आपका कोई कोर्स है तो हम ज्वाइन करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं। यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया बट स्टिल टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन इन फ्यूचर है इरादा कि एक कोर्स लॉन्च किया जाए।
ठीक है। अच्छा, दुनिया अब हम देख रहे हैं डिजिटल हो चुकी है, हर बंदे के हाथ में फ़ोन है। हम लोग बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं इन चीज़ों में। हम बैठे हैं तो टिकटॉक देख रहे हैं, हम फेसबुक पर वीडियोस देख रहे हैं, हम यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं। हम इस इंडस्ट्री को यूटिलाइज़ क्यों नहीं करें? $बिलियन की इंडस्ट्री है, तो लोग जो शिकवा करते दिखाई देते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, काम नहीं है, तो दिस इज़ द इजी वे टू अर्न डॉलर्स, कि आप डॉलर में पैसे कमा सकते हैं। तो इस पर किस तरह से लोग शिफ्ट हों? अच्छा, पहली बात तो ये कि आई वांट टू बर्स्ट द मिथ कि इट्स नॉट एन इजी वे। आसान तो कुछ भी नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है। जितना लोग दिखाते हैं कि अभी आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया और बस डॉलर्स की बरसात, इस तरह नहीं होता। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन आप उसका अगर मेथड सीख लें और उसको अप्लाई करना शुरू करें तो वाई नॉट। अपनी मार्केट देखें, आपकी मार्केट आपके सामने, आप लोकल ई कॉमर्स भी कर सकते हैं। तो आप मार्केट एनालिसिस करें कि किस चीज़ की डिमांड है जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ कम प्राइस में और मुझे उसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो वाई नॉट आप उसको स्टार्ट करें, आप उसको लेके चलें। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये कितने हेल्पफुल हैं आपके इस बिज़नेस के लिए? ये आपके फॉलोअर्स यहाँ से बढ़ते हैं, आपको यहाँ से क्लाइंट्स मिलते हैं? बिल्कुल, यहाँ से क्लाइंट्स मिलते हैं। जब देखें, एक सोशल मीडिया से क्लाइंट हंट करने की टेक्निक होती है, 5 टेक्निक्स होती हैं। एक होती है कंटेंट मार्केटिंग, कि आप अपना वैल्यूएबल कंटेंट शो करते हैं, अपने रिजल्ट शो करते हैं क्लाइंट की मैंने ये काम किया और मुझे इसका ये रिजल्ट मिला। उसके अलावा पेड एड्स होते हैं, उसके अलावा कोल्ड ईमेलिंग होता है, अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को ढूंढते हैं, उनको कोल्ड ईमेलिंग करते हैं कि हम आपकी इस तरह हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो रेफरल होता है, अगर आप किसी कस्टमर की हेल्प करते हैं क्लाइंट की, तो उसका टेस्टिमोनियल आप एज अ लीड मैग्नेट यूज़ करते हैं, जिससे आपको और क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने में आसानी होती है। उसके अलावा आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर के साथ, तो उसकी ऑडियंस को आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल तरीके होते हैं सोशल मीडिया से क्लाइंट हंट करने की। लोग अक्सर कहते हैं कि हमने स्किल सीख ली है, अब हमारे पास क्लाइंट नहीं आ रहा। तो आर्ट ऑफ सेलिंग इज अ डिफरेंट थिंग और टेक्निकल स्किल सीखना इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये दोनों का मिक्सचर ही आपको एक कामयाब फ्रीलांसर या सक्सेसफुल बना सकता है किसी भी फील्ड में। ठीक है। अच्छा, अभी ये कहा जा रहा है कि जो टिकटॉक का सेलर सेंटर है वो ज्यादा पैसे दे रहा है अमेज़न से? टिकटॉक शॉप इज़ अ न्यू थिंग और वो काफ़ी सक्सेसफुल है, उसमें प्राइवेट लेबल भी हम करते हैं। तो अब ये चीज़ का मुझे आइडिया नहीं कि अमेज़न से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं कि कम, लेकिन क्योंकि एक नई चीज़ है और अमेज़न एक स्टैब्लिश्ड एक प्लेटफॉर्म है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा चार्ज करता है इन टर्म्स, क्योंकि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, वो बड़ी ऑडियंस को कैप्चर करता है। तो टिकटॉक ऑब्वियसली इज अ लाइक आप एक न्यू वेव है जिसको आप पकड़ लें आप अभी, तो आप काफ़ी कमा सकते हैं। ऑब्वियसली उसके बाद में सैचुरेशन आ जाएगी, कंपटीशन आ जाता है। ठीक है। अच्छा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं या बच्चियां हैं, जैसे आप भी काम कर रही थी तो आप महाना बहुत कम पैसे कमा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से आप इस फील्ड में शिफ्ट हुई हैं तो बड़ी अच्छी इनकम जनरेट कर रही हैं, विच इज़ हेल्पफुल फॉर आवर कंट्री एज वेल। तो हमें मुल्क का भी साथ साथ सोचना है। तो क्या मैसेज फिर अब देना चाहेंगे उन लोगों को जो डिजिटल जो बिजनेस हैं उसकी तरफ नहीं आ रहे? देखिए, ई कॉमर्स इज द फ्यूचर। आप इसको मैं अक्सर फिजिकल स्टोर्स को भी कहती हूँ कि आप ऑनलाइन की तरफ आएँ। ऑनलाइन एक बड़ी मार्केट है। पहले जो था वो ऑनलाइन ट्रस्ट नहीं डेवलप हो रहा था लोगों का, लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, लेकिन अब आधी से ज़्यादा दुनिया, खासतौर पे खवातीन, ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। तो अगर आप इस ई कॉमर्स में नहीं आ रहे ना, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग बिग। ठीक है। और आप एक बड़ी ऑडियंस को ना छोड़ रहे हैं, आप अपने हाथ से वो अपनी ऑडियंस को, अपनी सेल्स को छोड़ रहे हैं आप। तो आपको लग रहा है कि वो ट्रस्ट अभी पाकिस्तानी अवाम का डेवलप हो गया हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग वाला? खवातीन की मैं सिर्फ बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए वो तो मर्दों के पैसे लगवा रही हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर उनका कोई पार्सल खराब भी आ जाता है। मैं स्पेसिफिकली ये मर्दों के लिए भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का ट्रस्ट उस तरह से बिल्डअप नहीं हुआ हुआ कि ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगाएंगे को वैसी निकलेगी। मेरे साथ बड़े इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं कि बहुत से पार्सल जो है वो गलत आए हैं। तो उसका एक सिंपल तरीका ये होता है कि रिव्यूज़ चेक किए जाते हैं उन कस्टमर्स के। कि मैं खुद अपना बताती हूँ, मैं खुद कोई चीज़ लेने से पहले रिव्यूज़ चेक करती हूँ कि वो किस तरह की प्रोडक्ट है, रिटर्न की क्या पॉलिसी है, क्वालिटी वैसी आ रही है कि नहीं। देन ये सोशल प्रूफ ही सबसे बड़ी चीज़ है कि क्लाइंट तो आपको झूठ नहीं बता सकता ना, कस्टमर को आप कितना आप कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। दूसरी बात ये कैश ऑन डिलीवरी भी आप कर सकते हैं, तो आपकी तसल्ली भी हो जाती है। कुछ लोग, कुछ कंपनीज या साइट्स ये भी इजाज़त देती हैं कि आप पहले पैक खोल लें, तसल्ली कर लें और देन आप पैसे दें। तो ये सारी चीज़ें ट्रस्ट डेवलप करी। ओवरऑल अगर आप 5-10 साल पहले की बात करें तो काफ़ी ट्रस्ट डेवलप हो गया और आप ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा,
पूरे दिन में अगर मैं आपकी रूटीन जानने की कोशिश करूं कि रूटीन क्या रहती है फिर आपकी, क्योंकि जो ऑनलाइन बिजनेस है वो तो फिर हर टाइम चल रहा है। आप इस तरह से नहीं है कि आप किसी ऑफिस में गए हैं 8 घंटे का आपके ड्यूटी आवर्स से, आप वो पूरे करके वापस आ गए हैं। कितना वक्त देना पड़ता है ताकि लोगों को अंदाजा हो, क्योंकि वही आप वाली बात है कि वो एक माइंडसेट बन गया है कि हम शुरू करेंगे और एकदम से डॉलरों की बारिश हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए मैं जो हूँ वो डिफरेंट काम करती हूँ। मैं क्लाइंट्स के अकाउंट भी मैनेज कर रही हूँ, टीम भी मैनेज कर रही हूँ, देन मुझे तो सोशल मीडिया से क्वेरीज आ रही है उनको भी मैनेज कर रही हूँ, लाइक क्लाइंट हैंडलिंग का सारा काम है। उसके अलावा जो है वो कंसल्टेशन भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये जो है ना पूरे दिन पे ही फैला हुआ काम है। मेरी फील्ड की खास बात ये है कि इसमें फिजिबिलिटी भी है कि मैं अपने हिसाब से चल सकती हूँ कि मुझे किसी दिन काम है तो मैं उसको आगे पीछे कर सकती हूँ, कोई मीटिंग है मेरी उसको भी आगे पीछे कर सकती हूँ। लेकिन इसका ये भी कि कोई टाइम भी नहीं है, इसका ये भी नहीं कि मैं दिन के वक्त काम करूँ, मैं रात के वक्त भी मीटिंग करती हूँ, मैं 10 बजे भी मीटिंग कर रही होती हूँ, सुबह भी मीटिंग कर रही हूँ। तो ये ऐसे बस इसके प्रोज एंड कॉन्स टाइम नहीं है। ठीक है, अच्छा तो आपकी जर्नी फिर कैसी रही? पहला अगर हम आपको कहें कि एक ब्रेक थ्रू जो होता है इंसान को मिलता है, वो आपको कितने दिन बाद, महीनों बाद, या वो कब मिला? मैंने 2021 के अक्टूबर में स्टार्ट करना शुरू किया था, लर्न करना शुरू किया था। तो मुझे ये स्किल सीखते हुए 6 मंथ्स लगे। मैंने कोई 3-4 कोर्सेज किए से रिलेटेड, तब जाके मैं इस काबिल हुई। उसके बाद मैंने बीच में टीचिंग शुरू कर दी थी और आपको पता, जो मैंने आपको बताया, उसके बाद जो है मैंने इसको ब्रेक दे दिया था सीखने के बाद। उसके बाद जब मैंने पर्सनल ब्रांडिंग अपनी स्टार्ट की सोशल मीडिया पे, जब मुझे अपना फर्स्ट क्लाइंट मिला, वो मेरा ब्रेक थ्रू था। ठीक है। तो बस मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा कर रही थी कि मैं आऊँ या ना आऊँ। और एज अ गर्ल आपको पता है कि लोग किस तरह की बातें करते हैं, फिर मैं आ गई तो लोग क्या कहेंगे, ये वो, उसकी वजह से मैंने काफ़ी डिले किया इन चीज़ों को। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं, सीखने के दौरान ही आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया नेटवर्क डेवलप करना शुरू कर दें, अपने फील्ड के लोगों के साथ इंगेज करें। उससे ये होता है कि आपसे जो 2 स्टेप अहेड लोग होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ई कॉमर्स एक्सपर्ट माहीन आगा हमारे साथ इन कॉमर्स। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।